हाँ बेटा, सभी को नमस्कार। मैं शेर सिंह निर्वाण हिंदी ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। कैसे बेटा सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब मज़े में होंगे। देखिए, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कक्षा 12 के एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में, जिसका नाम है अभिव्यक्ति और माध्यम। ठीक है बेटा? तो जिस विषय के बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम क्या बेटा? अभिव्यक्ति व माध्यम। ठीक है बेटा? ये बिंदु है जिसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, आपको अच्छे से पता होगा कि बिंदु आपके पाठ्यक्रम में कुल 7 अंक का अंक भार रखने वाला है। ठीक है? बहुत सारे बच्चे हैं जो इस बिंदु को पढ़ भी नहीं पाते हैं, पता ही नहीं होता कि कहाँ से प्रश्न आएंगे, कैसे प्रश्न आएंगे। तो बेटा, ये बिंदु आपके पाठ्यक्रम में 7 अंक का अंक भार रखने वाला है। इसमें किस प्रकार से प्रश्न आएंगे उन सभी में हम चर्चा करेंगे। देखिए बेटा, यहाँ से 2 छोटे प्रश्न आने हैं लघुतरात्मक प्रश्नों में 2-2 अंक के, तो 4 अंक के तो आपके ये हो जाएंगे। इसी में अभिव्यक्ति और माध्यम में आपके एक फीचर और आलेख बिंदु भी जुड़ा हुआ है जो कुल 3 अंक का है। पहले तो मैं आपको बता दूं बेटा कि ये जो बिंदु है इसमें भी 2 प्रकार के बिंदु हमारे पाठ्यक्रम में है। क्या क्या है देखो, पहले तो समझो आप आराम से बेटा। इसके अंतर्गत 2 बिंदु हैं। एक तो जनसंचार के माध्यम है जो लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको अच्छे से, एक तो इसके बारे में अपने को पढ़ना है। एक बेटा फीचर और आलेख है, वो तो है 3 नंबर का। फीचर और आलेख कितने नंबर का है? 3 नंबर का। जनसंचार के माध्यम कितने नंबर का बेटा? यह है 4 नंबर का। कितने नंबर का है? 4 नंबर का। तो इस तरह से कुल 7 अंक का आपका ये बिंदु है जिसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। आपका समय खराब किए बिना मैं सीधा आपको ले चलता हूँ मुख्य बिंदु की ओर। ठीक है बेटा? तो देखिए, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे इसमें जो पहला बिंदु आपका जनसंचार के माध्यम। ठीक है बेटा? तो देखिए, शायद हो सकता है अभी वीडियो आ रहा है, इससे आपको परेशानी होगी। इसको बंद कर दो एक बार, फिर करेंगे अपना आगे चर्चा। हाँ बेटा, अब देखिए, तो सबसे पहले हमारे पाठ्यक्रम में ये जो बिंदु है अभिव्यक्ति और माध्यम, इससे बेटा अपने कुल 3 और 1 4 प्रश्न आने हैं। 2 प्रश्न तो कैसे होंगे? देखिए बेटा, 2 प्रश्न तो होंगे आपके 2-2 अंक के। कितने कितने अंक के होंगे बेटा? 2-2 अंक के होंगे। एक प्रश्न होगा 1 अंक का, जो कहाँ से आना है? जो आना आपका फीचर और आलेख से, और एक होगा 2 नंबर का आलेख या फीचर। ठीक है बेटा? तो 2 प्रश्न तो आ गए आपके जनसंचार के माध्यम से, एक आ गया आपका फीचर लेखन से, और एक प्रश्न आ गया आपका कहाँ से बेटा? जो छोटे प्रश्न है फीचर लेखन के बारे में या आलेख लेखन के बारे में, इसी में से। ठीक है? तो देखिए, अब हम चर्चा करें इसके बारे में। सबसे पहले हम बिंदु लेते हैं इसके अंदर जनसंचार के माध्यम, जो अभिव्यक्ति और माध्यम के अंतर्गत आता है बेटा। जनसंचार के माध्यम क्या होते हैं बेटा? देखिए, सबसे पहले तो आपको जानना है कि जनसंचार के माध्यम क्या होते हैं बेटा। जो जनसंचार शब्द होता है वो 2 शब्दों से मिलकर के बनता है। एक तो होता है जन, जिसका अर्थ होता है जनता, और एक होता है संचार अर्थात सूचना, यानी जनता तक सूचना पहुंचाने को तो कहते हैं जनसंचार। और जिन माध्यमों से जनता तक सूचना पहुंचाई जाती है उसे क्या कहा जाता है बेटा? जनसंचार के माध्यम कहा जाता है। देखिए, जनसंचार शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। जन, जिसका अर्थ होता है जनता, तथा संचार, जिसका अर्थ होता है सूचना, यानी जनता तक या लोगों तक सूचना पहुंचाने वाला जो माध्यम होते हैं, पहुंचाने वाले जो माध्यम होते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है बेटा? जनसंचार के माध्यम कहा जाता है। ठीक है? अब देखिए, सीधी सीधी हम बात करें, प्रश्न सीधा सीधा भी आ सकता है कि जनसंचार के प्रमुख माध्यम कौन कौन से हैं। तो देखिए बेटा, मैं आपको बता दूं जनसंचार के जो प्रमुख माध्यम हैं वो कौन कौन से हैं। तो प्यारे बच्चों, 3 प्रकार के जनसंचार के माध्यम होते हैं। सबसे पहले प्रिंट मीडिया। क्या बेटा? प्रिंट मीडिया, जिसे मुद्रित माध्यम भी कहते हैं। समझ रहे बेटा मेरी बात को अच्छे से आप? पहला क्या है? प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया को क्या कहा जाता है? मुद्रित माध्यम भी कहा जाता है। प्रिंट अंग्रेजी का शब्द है और मुद्रण हिंदी का शब्द है। ठीक है बेटा? तो प्रिंट मीडिया के अंतर्गत क्या कहेंगे? अखबार आते हैं, पत्र पत्रिकाएं आती हैं। ये किसके अंदर आता है बेटा? प्रिंट मीडिया में आता है। दूसरा अपना माध्यम है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। क्या बेटा? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इसमें क्या क्या आता है? रेडियो आता है,
टेलीविज़न आता है जिसको हम दूरदर्शन भी कहते हैं, ठीक है बेटा। और एक न्यू मीडिया, न्यू मीडिया को किस नाम से जानते हैं बेटा, नव माध्यम के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या आता है, इंटरनेट। न्यू मीडिया में क्या आता है बेटा, इंटरनेट। तो देखिए आप देख पा रहे होंगे अच्छे से, प्रिंट मीडिया, मुद्रित माध्यम, अखबार पत्र पत्रिका आती है इसमें। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इसमें क्या है बेटा, इसको कहा जाता है, इसमें रेडियो और टेलीविज़न आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक जो मीडिया उसमें एक न्यू मीडिया है जिसको नव माध्यम भी कहते हैं, और इसमें आपका इंटरनेट आता है, ठीक है बेटा। तो ये तो हो गया आपके जनसंचार के माध्यम। तो जनसंचार के अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि जनसंचार के प्रमुख माध्यम कौन कौन से हैं, तो आप बिल्कुल आराम से लिखेंगे कि जनसंचार के प्रमुख माध्यम निम्नलिखित हैं। नंबर 1 पे आप प्रिंट मीडिया या मुद्रित माध्यम लिखेंगे। प्रिंट मीडिया में क्या क्या आएगा, आपका अखबार आएगा, आपकी पत्र पत्रिकाएं आएंगी। प्रिंट मीडिया का मतलब तो समझ गए बेटा आप अच्छे से, यानी जो प्रिंट किया जाता है, और हिंदी में इसको मुद्रण कहा जाता है, ठीक है बेटा। तो जरूरी नहीं कि आपसे प्रिंट मीडिया ही पूछे, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मुद्रित माध्यम क्या है, उसकी विशेषताएं लिखिए, ठीक है बेटा। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्या है बेटा, रेडियो है, टेलीविज़न है, और क्या बेटा, टेलीविज़न को क्या कहा जाता है, दूरदर्शन कहा जाता है। एक क्या बेटा, न्यू मीडिया। न्यू मीडिया को क्या कहा, न्यू मीडिया में क्या आता है, इंटरनेट। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, नव माध्यम कहते हैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे प्रिंट मीडिया के बारे में। प्यारे बच्चों, प्रिंट मीडिया का मतलब तो आप समझ गए होंगे, यानी जो अखबार आदि के अंदर छपी जो खबरें हैं उनको प्रिंट मीडिया कहेंगे हम। जो आपकी पुस्तकें वगैरह होती हैं, पाठ्य पुस्तकें वगैरह होती हैं, वो प्रिंट मीडिया के अंतर्गत ही आती हैं। हालांकि पाठ्य पुस्तक हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत है, लेकिन कुछ इस प्रकार की पुस्तकें भी होती हैं जो लोगों तक सूचना पहुँचाने का काम करते हैं। मासिक, पाक्षिक, ठीक है, साप्ताहिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक, इस तरह की पत्रिकाएं भी होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले प्रिंट का मतलब आप जान गए होंगे। प्रिंट का मतलब क्या होता है, छपाई से, छपाई को ही मुद्रण कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए ये जनसंचार के जो मुद्रित माध्यम है, ठीक है, जो आपका प्रिंट मीडिया है, ये किसमें बेटा, जनसंचार का कैसा माध्यम है, मुद्रित माध्यम है। मुद्रित का मतलब इसमें छपाई होती है, ठीक है। आधुनिक माध्यमों में ये सबसे पुराना माध्यम है। प्रिंट मीडिया जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम है, और आधुनिक युग की शुरुआत ही मुद्रण अर्थात छपाई के आविष्कार से मानी जाती है। यानी आधुनिक युग की शुरुआत किससे हो जाती है बेटा, मुद्रण से, छपाई से, ठीक है। तो देखिए आगे चल सकते हम। मुद्रण की शुरुआत चीन से मानी जाती है, ठीक है ना, यानी इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, चीन से। लेकिन आज हम जिस छापे खाने को देख रहे हैं, इसके आविष्कार का श्रेय जर्मनी के गुटेनबर्ग को जाता है, ठीक है ना। ये बात आपको समझनी है कि मुद्रण की शुरुआत तो कहाँ से हुई, चाइना से हुई, चीन से हुई, ठीक है। लेकिन वर्तमान में जो मुद्रण हमारे सामने है, छपाई का जो नया तरीका हमारे सामने है, वो क्या, वो किसका आधार है बेटा, वो है किसका, जर्मनी के गुटेनबर्ग का। ध्यान रखना है थोड़ा सा, हालांकि छोटे प्रश्न तो यहाँ से आने की संभावना कम है, यहाँ से 2 अंक का प्रश्न आना है, ठीक है बेटा। और यूरोप में भी पुनर्जागरण की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है, हाँ ठीक है बेटा, कि यूरोप में पुनर्जागरण की शुरुआत जो है, ठीक है, वो किससे मानी जाती है, छापे खाने से ही मानी जाती है। छापे खाने मतलब छपाई से ही जो पुनर्जागरण काल वहाँ पर आया, उसके छपाई के कारण ही वो क्या हो पाया बेटा, अपना आगे मतलब रूप विकसित कर पाया, या आगे अच्छे से बढ़ पाया, ठीक है। अब देखिए आगे हम चर्चा करें किसके बारे में, भारत के बारे में। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत में छपाई की शुरुआत कहाँ से हुई बेटा। देखो मैं आपको बता देना चाहता हूँ बेटा, भारत में सबसे पहले छापे खाने की जो शुरुआत है 1556 में, कब बेटा, 1556 में, यानी 1556 के अंतर्गत भारत के अंतर्गत छपाई की शुरुआत हुई। कहाँ से बेटा, गोवा से। और गोवा में भी कहाँ से, ईसाई धर्म के लोगों ने किस बात के लिए बेटा, अपने धर्म की पुस्तकें छापने के लिए, धर्म प्रचार के लिए पुस्तकें छापने के लिए सबसे पहले भारत में छापे खाने की शुरुआत 1556 में, 1556 ईस्वी में मानी जाती है। क्या बेटा कोई दिक्कत है यहाँ तक? देखो यहाँ तक मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। क्या है बेटा, जनसंचार के प्रमुख माध्यम 3 हैं। कौन कौन से हैं? प्रिंट मीडिया, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। प्रिंट में क्या आता है, अखबार आते हैं, पत्र पत्रिकाएँ आती हैं। इलेक्ट्रॉनिक में क्या आता है, रेडियो आता है, दूरदर्शन आता है। इसके अलावा जो न्यू मीडिया है, नव माध्यम, जिसमें क्या आता है, इंटरनेट। और इसके बारे में तो आप बहुत अच्छे से वाकिफ हैं, इंटरनेट के बारे में तो क्या ही बताना आपको, बहुत अच्छे से आप इसके बारे में जानते हैं, ठीक है बेटा। तो भारत में सबसे, वैसे तो दुनिया में सबसे पहले छापे खाने की शुरुआत कहाँ हुई बेटा, चीन से मानी जाती है, ठीक है। और यूरोप के अंदर जो पुनर्जागरण की शुरुआत है वो भी किससे मानी जाती है बेटा, छापे खाने से मानी जाती है। लेकिन सही तरीके से जो छापा खाना है इसकी शुरुआत कहाँ से मानी जाती है, जर्मनी के गुटेनबर्ग से। कहाँ से मानी जाती है बेटा, जर्मनी के गुटेनबर्ग से मानी जाती है। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। आगे चलें तो आगे देखो, उसके बाद में अपने और क्या पढ़ा, भारत में सबसे पहले छापे खाने की शुरुआत कहाँ से हुई, गोवा से। कहाँ से बेटा, गोवा से। कब? 1556 के अंतर्गत। कब बेटा, 1556 में। किसके द्वारा की गई? ईसाई धर्म के लोगों द्वारा अपने धर्म प्रचार की पुस्तकें छापने के लिए इनकी शुरुआत की गई।
ठीक है। अब देखिए बेटा, जो प्रश्न जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, जो परीक्षा में आ सकता है, किस प्रकार से आएगा प्रश्न ये आएगा कि मुद्रित माध्यम की कोई दो विशेषताएं लिखिए। ये भी आ सकता है, मुद्रित माध्यम की कोई दो सीमाएं लिखिए। तो देखो बेटा, विशेषताएं पूछे, गुण पूछे, ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है। चाहे विशेषताएं पूछें, चाहे गुण पूछें, तो आपको ये लिखना है जो हम नीचे पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। दोष भी पूछे जाते हैं, सीमाएं भी पूछी जा सकती हैं, ठीक है। हाँ, तो इसका ध्यान रखना, सीमाओं का मतलब उसके दोष से होगा, और जो विशेषताएं हैं उसके बारे में तो हमें जानना ही है। देखो सबसे पहले इसकी विशेष, अब देखो बेटा, प्रश्न हल करने का भी तरीका होता है आपके पास। 2 अंक का प्रश्न आएगा। एक तो आपसे पूछे कि मुद्रित माध्यम की कोई दो विशेषताएं लिखिए, और आपने नंबर 1 और नंबर 2 लगाया और हो गया काम। आप सोचोगे मैंने तो पूरा लिखा था, कॉपी जांच करने वाले गुरुजी ने नंबर क्यों नहीं दिए? तो बेटा ऐसे नहीं मिलेंगे नंबर। आप ये लिखेंगे कि मुद्रित माध्यम की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं, यानी मैं नीचे लिख रहा हूँ ये हैं, या लिख रही हूँ ये हैं, ठीक है बेटा। सबसे पहले देखो, मुद्रित माध्यम में छपे हुए शब्द स्थायी होते हैं। इन छपे हुए शब्दों को एक ही नहीं अनेक बार पढ़ा जा सकता है। पहली विशेषता है बेटा, इसमें जो शब्द छपते हैं वो स्थायी हैं, इनको एक बार ही नहीं अनेक बार पढ़ा जा सकता है, पहली बात, ठीक है। आप जानते होंगे अखबार आपके पास होता है, उसको आप 1 बार 2 बार 3 बार जितनी बार चाहें उतनी बार पढ़ सकते हैं। लेकिन क्या रेडियो के अंदर जो समाचार चल रहे हैं उनको आप अपनी मर्जी से पढ़ लेंगे क्या? टेलीविजन में समाचार चल रहे हैं अपनी मर्जी से पढ़ लोगे क्या? जैसे चल रहे हैं उसी रूप में पढ़ने पड़ेंगे। आप अखबार के अंदर जो समाचार होते हैं अपनी रुचि के अनुसार आप पहला पृष्ठ पढ़ सकते हो, आप अंतिम पृष्ठ पढ़ सकते हो, आप अखबार के बीच के जो पृष्ठ आते हैं उनको खोल करके पढ़ सकते हैं। तो आप पर निर्भर करता है, ठीक है ना। अपनी रुचि के अनुसार आप इसको पढ़ सकते हैं। सीधी सी बात यही है, एक बार नहीं अनेक बार भी इसको पढ़ा जा सकता है। और देखिए अगली विशेषता इसकी ये आ रही है, दूसरी विशेषता क्या हो जाएगी बेटा? देखिए दूसरी विशेषता इसकी है कि इसे अपनी रुचि और समझ के अनुसार शब्दों से हम परिचित हो सकते हैं। जटिल शब्द आने पर शब्दकोश का सहारा भी लिया जा सकता है। तो देखो बेटा इसकी विशेषताएं क्या है, मैं आपको सीधी भाषा में बता दूं। पहली बात तो यह है कि इस माध्यम को, या इस मुद्रित माध्यम की जो खबरें होती हैं हम अपनी रुचि के अनुसार, अपनी समझ के अनुसार पढ़ सकते हैं। इसकी खबरें छपी होती हैं, इसलिए इसकी खबरें स्थायी होती हैं, उनको लंबे समय तक के लिए सुरक्षित रख सकते हैं, ठीक है। और खबर को अपनी रुचि के अनुसार प्रारंभ से, मध्य से या अंत से कहीं से भी पढ़ा जा सकता है, और इसमें प्रकाशित सामग्री को लंबे समय तक सुरक्षित भी रखा जा सकता है। तो आपसे कोई 2 विशेषताएं पूछी जाएंगी, मैंने आपकी 4 विशेषताएं इसमें बता दी हैं, ठीक है बेटा, तो याद रह जाएंगी। देखिए अब आपकी परीक्षा बिल्कुल नज़दीक है, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना है। आगे हम चर्चा करें इसकी सीमाओं के बारे में। तो देखो बेटा, इसकी जिस तरह से कुछ विशेषताएं होती हैं उसी प्रकार से इसकी कुछ सीमाएं भी हैं, कुछ कमियां भी हैं, ठीक है। देखो पहली बात तो क्या है, आप ही बताओ कि देखो मुद्रित माध्यम है, ये क्या होता है बेटा? पढ़े लिखे लोगों के लिए उपयोगी है। तो देखो इसकी कमियां हैं, सीमाएं हैं कि ये निरक्षर यानी अनपढ़ लोगों के लिए उपयोगी नहीं। पहली कमी तो इसकी होगी, ठीक है। इसको केवल कौन पढ़ सकते हैं? जो पढ़े लिखे लोग, आप जैसे भी पढ़ सकते हैं। अब ठीक है, अनपढ़ लोग कैसे पढ़ पाएंगे बताओ? तो इसकी क्या होगी बेटा? ये इसकी सीमा होगी कि निरक्षर लोगों के लिए क्या है? उपयोगी है। आप बताओ और क्या कमी हो सकती है? वो देखो वर्तमान इंटरनेट के दौर में इसकी दूसरी कमी ये होती है बेटा कि इसमें खबरें बहुत देरी से पहुंचती हैं। जैसे आज का अखबार छप चुका, अब अखबार अगले दिन ही छपेगा, तो जो भी घटना कोई घटित हुई है, कोई समाचार है, उस समाचार को आप तक पहुंचने में लंबा समय लग जाता है, ठीक है। तो खबरें इसमें क्या होती है बेटा? देरी से पहुंचती हैं, ठीक है। हाँ, तो देखो एक पहली कमी तो होगी कि निरक्षर यानी अनपढ़ लोगों के लिए उपयोगी नहीं है, पहली। दूसरा क्या है? मुद्रित माध्यम की मुख्य कमी ये भी है कि रेडियो, टेलीविजन आदि की तुलना में जानकारी देरी से प्रदान करता है। रेडियो हुआ, टेलीविजन हुआ या आपका इंटरनेट हुआ, इसमें जो भी कोई घटना घटित हुई तुरंत आप तक पहुंच जाती है। लेकिन अखबार में कोई भी घटना घटित हुई है वो अगले प्रकाशन में आएगी, अगले दिन आएगी, ठीक है ना बेटा। तो उस समय तक आपको इंतजार नहीं होता है, तो ये भी इसका दोष है, ठीक है। आगे देखो, महत्व एवं जगह की उपलब्धता के आधार पर भी खबर को स्थान दिया जाता है, इसलिए कई बार महत्वपूर्ण खबरें भी गौण हो जाती हैं। यानी इसमें क्या होता है बेटा? खबर का जो महत्व है उसके हिसाब से खबर को स्थान दिया जाता है। कैसी खबर है, ठीक है। कई बार कोई महत्वपूर्ण खबर है, कोई पिछले प्रश्नों पर छप जाती है या आंतरिक जो प्रश्न होते हैं उन पर छप जाती है, तो फिर वो खबर गौण हो जाती है, इतना ध्यान उस पर नहीं जाता है। तो ये भी इसकी क्या है? थोड़ी सी एक सीमा है, ठीक है बेटा। अब देखो ये बात हो गई। प्रश्न ये भी आ सकता है कि मुद्रित माध्यमों की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए। तो देखिए बेटा, इस बारे में हम चर्चा करें। देखो मुद्रित माध्यम में लेखन के लिए भाषा शैली, वर्तनी, समय सीमा, अशुद्धि संशोधन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। ये तो बेटा सच्चाई है। चाहे हम पाठ्यक्रम हल कर रहे हैं या चाहे कोई प्रश्न पत्र हल कर रहे हैं, वहाँ पर भी भाषा का, वर्तनी की शुद्धता का, अशुद्धियों का, इनका तो ध्यान देना जरूरी होता ही है। नहीं तो कई बार खबर में
अर्थ का अनर्थ हो जाता है। खबर होती कुछ है, लेकिन कई बार आप देखो, कई बार ये नुक्ता होता है ऊपर, ये जो चिन्ह होता है, इस चिन्ह से बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है ना। तो इसलिए वर्तनी की शुद्धता का ध्यान देना जरूरी है। इन माध्यमों की भाषा शैली तथा लेखन पाठक वर्ग को ध्यान में रखकर ही तैयार किया जाना चाहिए तथा जहाँ तक हो सके क्लिष्ट यानी कठिन शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए, यानी बहुत ज़्यादा कठिन शब्दों का प्रयोग इसके अंदर नहीं होना चाहिए। तो सीधी सीधी बात है बेटा, आपको ध्यान रखना है। अगर इसकी भाषा शैली के बारे में पूछा जाए तो आप लिखेंगे कि मुद्रित माध्यमों की भाषा शैली बिल्कुल सीधी, सरल और आम जन को समझ आने वाली होनी चाहिए। इसके अंदर कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके अंदर वर्तनी की शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए, शब्दों की अशुद्धता से बचना चाहिए। ये बेटा इसकी कुछ मतलब सीमाएं होगी, मतलब ये इसकी भाषा शैली होगी। अब देखिए, हम एक पढ़ चुके हैं बिंदु मुद्रित माध्यम क्या है। पढ़ा सबसे पहले जो मुद्रित माध्यम है, इसकी शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? चीन से, चाइना से मानी जाती है। सही तरीके से जर्मनी के गुटेनबर्ग से मानी जाती है। उसके बाद में आगे हम चर्चा करें तो यूरोप में जो पुनर्जागरण है उसकी शुरुआत भी किसी हुई बेटा? इस छापे खाने से भी मानी जाती है। चर्चा करें हम किसके अंतर्गत? भारत में। तो भारत में कब हुई मानी जाती है इसकी शुरुआत बेटा? 1556 में। दोबारा सुन लो, 1556 में, 1556 में। अंग्रेजी माध्यम के बच्चे इस वीडियो को देखें, मुझे पता है, ठीक है बेटा। तो देखिए, इसकी शुरुआत भारत में कब से मानी जाती है बेटा? इसकी शुरुआत भारत के अंदर मानी जाती है 1556 से। कब से मानी जाती है बेटा? 1556 से भारत में इसकी शुरुआत मानी जाती है, ठीक है, 1556 से, ठीक है। कहाँ से? गोवा से। किसके द्वारा? ईसाई मिशनरियों के द्वारा अपने धर्म प्रचार की पुस्तकें छापने के लिए इसकी शुरुआत की गई, ठीक है बेटा। फिर इसकी कुछ क्या पढ़ी अपन ने? विशेषताएं पढ़ी। क्या विशेषता बेटा? सबसे पहली बात तो यह है कि ये जो माध्यम होता है इसके अंतर्गत खबरें स्थायी होती हैं, हम उनको लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। दूसरी बात इसके अंदर क्या होता है बेटा? इसके अंतर्गत दूसरी विशेषता ये है कि ये जो आपका मुद्रित माध्यम है, इसकी दूसरी विशेषता ये बेटा कि इसके अंतर्गत जो खबरें आपके सामने छप रही हैं, उन खबरों को आप अपनी रुचि के अनुसार प्रारंभ से, मध्य से, अंत में कहीं से पढ़ना शुरू कर सकते हैं। लंबे समय तक सहेज करके खबरों को रख सकते हैं। ये इसकी विशेषताएं हैं। अब विशेषताएं हैं तो कुछ सीमाएं भी हैं। सीमाएं ये हैं कि पहली सीमा तो ये कि अनपढ़ लोगों के लिए उपयोगी नहीं है। दूसरी, इसमें खबरें देरी से पहुंचती हैं। तीसरी, इसके अंदर खबर को, क्योंकि मुख्य प्रश्न एक ही होता है, खबरें बहुत सारी होती हैं, इसलिए कई बार महत्वपूर्ण खबर भी आंतरिक प्रश्नों पर जाने के कारण खबर गौण हो जाती है, इतना महत्व उसको नहीं मिल पाता है। तो ये चीज़ें हैं इसकी। दूसरी बात, इसके अंतर्गत खबरें देरी से पहुँचती हैं, ये इसकी कुछ सीमाएँ होगी। इसकी भाषा शैली के बारे में अपने जान लिया। अब देखिए बेटा, अगला जो माध्यम है वो है रेडियो, जनसंचार का अगला जो माध्यम है वो कैसा माध्यम बेटा? रेडियो है। तो देखिए बेटा, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि रेडियो कैसा माध्यम है? श्रव्य माध्यम। कैसा माध्यम बेटा? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि रेडियो श्रव्य में भी से पहले बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों में आता है। किस में आता है बेटा? इलेक्ट्रॉनिक। मैंने दो बताए थे आपको इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों में, कौन कौन से? एक तो रेडियो और दूसरा दूरदर्शन, जिसको हम टेलीविजन कहते हैं, ठीक है बेटा। तो रेडियो जो है वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों में, और इलेक्ट्रॉनिक में भी कौन सा माध्यम बेटा? श्रव्य। श्रव्य का मतलब जानते हो क्या बेटा? जिसको केवल हम सुन सकते हैं। रेडियो के अंदर हम समाचार देख भी सकते हैं क्या? रेडियो को देख सकते हैं, केवल रेडियो के समाचारों को नहीं देख सकते। तो कैसा माध्यम हुआ? श्रव्य माध्यम हुआ। अब देखिए बेटा, इसके अंदर केवल आप सुन सकते हैं, इसलिए इसमें ध्वनि, शब्द एवं स्वर का ही महत्व होता है। रेडियो मूलतः एक रेखीय माध्यम है, जिसमें खबरें एक रेखा में चलती हैं, एक ही क्रम में चलती हैं। आप अखबार को पीछे से, प्रारंभ से, मध्य से, कहीं से पढ़ना शुरू कर सकते हैं, लेकिन इसमें जैसे खबरें चलेंगी वैसे ही चलेंगी। आप अपनी मर्जी के अनुसार खबरों को बदल नहीं सकते, आगे पीछे नहीं कर सकते, ठीक है बेटा। और देखिए आगे, रेडियो समाचार, अखबार, दूरदर्शन, इंटरनेट आदि की तरह ही उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है बेटा। बहुत महत्वपूर्ण बात है, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना इस बात का। ऐसे मत करना सर अंग्रेजी के शब्दों का क्यों प्रयोग कर रहे हो, जरूरी है भी आज की जमाने में बेटा। देखिए, सबसे पहले इसमें बात आई कि रेडियो समाचार अन्य खबरों की तरह, कौन कौन से, चाहे वो अखबार है, चाहे वो दूरदर्शन है, चाहे वो इंटरनेट है, इनकी तरह उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है। किसमें लिखा जाता है बेटा? उल्टा पिरामिड शैली में। अभी नई समस्या आ गया आपके सामने कि सर उल्टा पिरामिड शैली क्या है। पहली बात आप जानते हैं इसके बारे में, और नहीं जानता है तो मैं आपको विश्वास दिला दूंगा कि आज के बाद आप इसको भूलेंगे नहीं, लेकिन थोड़ा सुनना ध्यान से बेटा। क्या होती है उल्टा पिरामिड शैली बेटा? देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि समाचार लेखन की जो शैली होती है, महत्वपूर्ण शैली, वो उल्टा पिरामिड शैली होती है। लगभग सभी समाचार, चाहे वो अखबार के समाचार हैं, चाहे वो दूरदर्शन के हैं, चाहे वो रेडियो के हैं, चाहे वो इंटरनेट के हैं, सभी प्रकार के समाचार उल्टा पिरामिड शैली में ही लिखे जाते हैं। प्यारे बच्चों, क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं अच्छे से? सभी प्रकार के जो समाचार हैं वो उल्टा पिरामिड शैली में ही लिखे जाते हैं, ठीक है। क्या होती है उल्टा पिरामिड शैली? देखिए बेटा, इस उल्टा पिरामिड शैली में सबसे महत्वपूर्ण खबर को कहाँ लिखा जाएगा?
सबसे ऊपर लिखा जाएगा। कहाँ लिखा जाएगा बेटा? सबसे ऊपर। उसके बाद में महत्व की दृष्टि से घटते क्रम में इसमें सूचनाएं छापी जाती है। देखो सबसे महत्वपूर्ण सूचना ऊपर, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, उससे नीचे। महत्व की दृष्टि से घटते क्रम में इसमें सूचनाएं लिखी जाएंगी। इसी कारण से घटते क्रम में सूचनाएं लिखी जाने के कारण ये क्या कहलाती है बेटा? उल्टा पिरामिड शैली कहलाती है। देखो ये उल्टा पिरामिड है, सीधा पिरामिड तो कैसे बनेगा? सीधा तो ऐसे बनेगा पिरामिड, ठीक है, इस प्रकार से कि यहाँ पर लिखी सूचना, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर। लेकिन इसमें क्या होता है? सबसे महत्वपूर्ण सूचना ऊपर, फिर उसके बाद में यहाँ पर घटते क्रम में सूचनाएं आएंगी। इसी कारण से इसको क्या कहा जाता है? उल्टा पिरामिड शैली कहा जाता है। चलो मेरे साथ साथ याद करो सारे बच्चे, फिर से बताता हूँ आपको क्या होती है उल्टा पिरामिड शैली। आप लिखेंगे कि यह समाचार लेखन की महत्वपूर्ण शैली होती है। इसमें खबर के महत्वपूर्ण भाग को सबसे ऊपर तथा उसके बाद महत्व की दृष्टि से घटते क्रम में खबरें लिखी जाती हैं, और घटते क्रम में सूचनाएं लिखी जाने के कारण ही इसे उल्टा पिरामिड शैली कहा जाता है। कोई दिक्कत है बेटा? याद रह जाएगा अच्छे से। खबर को महत्व की दृष्टि से घटते क्रम में लिखे जाने के कारण ही ये क्या कहलाती है? उल्टा पिरामिड शैली कहलाती है। ठीक है बेटा, अभी पूरा नहीं हुआ। उल्टा पिरामिड शैली के भी कुछ भाग हैं, 3 भाग होते हैं, हम चर्चा करते हैं इसके बारे में। देखिए देखो बेटा, जो उल्टा पिरामिड शैली होती है इसके 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? इंट्रो, बॉडी और समापन। ध्यान रखना बेटा, आ सकता है प्रश्न। इंट्रो, बॉडी और समापन क्या है? बहुत सारे बच्चे जिन्होंने इसके बारे में सुना ही नहीं सोचेंगे कहाँ से आटप का प्रश्न, हमने तो कभी जाना ही नहीं था इसके बारे में। ठीक है बेटा, देखो होता क्या है कि बच्चे किताबें पढ़ लेते हैं, व्याकरण भी पढ़ लेते हैं, लेकिन कुछ इस प्रकार के जो पहलू हैं हमारे पाठ्यक्रम में जुड़े रहते हैं, लेकिन कई बार हमारा इस पर ध्यान नहीं जाता है कि ये भी हमारे पाठ्यक्रम में है क्या। तो ये फिर जब परीक्षा में इनसे प्रश्न आते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न आ गया, जबकि आउट ऑफ सिलेबस नहीं बेटा, ये तो पाठ्यक्रम में है। अभिव्यक्ति और माध्यम आपके पाठ्यक्रम में जोड़ रखा है और पूरे 7 अंक का जोड़ रखा है। ठीक है बेटा, तो देखिए 7 में से लगभग 4 अंक तो हम अभी कवर कर लेंगे और 2-3 अंक आगे हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे बेटा। तो देखो आपको ध्यान रखना है कि उल्टा पिरामिड जो शैली है इसके कितने भाग होते हैं बेटा? 3 भाग होंगे। कितने भाग होते हैं? 3। कौन कौन से? इंट्रो, बॉडी और समापन। अब देखो इंट्रो क्या है बेटा? इंट्रो अकेला ही पूछा जा सकता है कि इंट्रो से आप क्या समझते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, इंट्रो को ही कहा जाता है आमुख। क्या कहा जाता है बेटा? आमुख। इंट्रो को ही क्या कहा जाता है? मुखड़ा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? मुखड़ा भी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे इस बात का। इंट्रो को ही आमुख कहा जाता है, इंट्रो को ही मुखड़ा कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए बेटा क्या है इसमें, इंट्रो जो है ये समाचार लेखन के अंतर्गत जो सबसे ऊपर जो सूचना लिखी जाएगी उसको क्या कहा जाएगा? इंट्रो। देखो समझना आराम से बेटा, आ सकता है इस पर सीधा प्रश्न भी आ सकता है कि इसे आमुख या मुखड़ा भी कहते हैं। ये समाचार का महत्वपूर्ण भाग होता है। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं इसको बेटा, दिख रहा होगा शायद आपको अच्छे से। हाँ देखिए कि इंट्रो को इसे क्या कहा जाता है बेटा? आमुख कहा जाता है, इसे ही मुखड़ा भी कहा जाता है, और ये समाचार का महत्वपूर्ण भाग होता है। ठीक है, किसी भी समाचार की प्रारंभिक पंक्तियां इंट्रो या मुखड़ा कहलाती है। समाचार की लगभग 4-5 पंक्तियां इसमें शामिल होती हैं। ठीक है बेटा, क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं अच्छे से? इंट्रो को ही आमुख कहा जाता है, इसे ही मुखड़ा कहा जाता है। समाचार लेखन की जो प्रारंभिक 4-5 पंक्तियां होती हैं जिसमें क्या हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, क्यों हुआ, इन जो खबरों के जो उत्तर हैं वो इस इंट्रो में मिलते हैं बेटा। ठीक है ना, कोई भी समाचार होता है उसमें ये तो होता है क्या हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ। ठीक है, समाचार लेखन के ककार भी आपके, उनको भी थोड़ा ध्यान रखना, हालांकि है तो 11वीं क्लास में, लेकिन फिर भी आपको जान लेना उनके बारे में। ठीक है बेटा, तो इंट्रो याद रह जाएगा आपको अच्छे से। उसके बाद में क्या बेटा? बॉडी। बॉडी का मतलब क्या है? इसके जो मध्य का जो भाग होता है, कोई भी जो समाचार होता है उसके मध्य के भाग को क्या कहा जाता है? उसको देखो, समाचार का मध्य भाग होता है, इंट्रो के ठीक बाद वाले भाग को क्या कहा जाता है? बॉडी कहा जाता है। ठीक है, और ये क्या है? समापन। तो जिन पंक्तियों के साथ किसी भी समाचार का समापन होता है उसे क्या कहा जाता है बेटा? समापन कहा जाता है, या उस समाचार लेखन की जो अंतिम पंक्तियां आती हैं वही समापन कहलाती हैं। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? ठीक है बेटा, तो इंट्रो, बॉडी और समापन ये हुआ। अब इसके बाद में हम आगे चर्चा करते हैं बेटा रेडियो समाचार लिखने के लिए कुछ बुनियादी बातें हैं। इससे पहले मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको इंट्रो, बॉडी और समापन के बारे में जानकारी रह जाएगी अच्छे से। इंट्रो, बॉडी, समापन क्या है बेटा? ये देखो उल्टा पिरामिड शैली के भाग आपसे पूछ लिया जाएगा कि उल्टा पिरामिड शैली क्या है, उसके भागों के बारे में लिखिए। तो आपको अच्छे से याद रखना है, उल्टा पिरामिड शैली समाचार लेखन की महत्वपूर्ण शैली होती है। इसमें खबरों को घटते क्रम में, यानी महत्व की दृष्टि से घटते क्रम में खबरों को लिखा जाता है, और घटते क्रम में खबरों को लिखा जाने के कारण ये क्या कहलाती है बेटा? उल्टा पिरामिड शैली कहलाती है। क्या कहलाती है? उल्टा पिरामिड शैली कहलाती है। इसके कितने भाग हैं? 3।
बोलो मेरे साथ साथ कौन कौन से हैं? इंट्रो, दूसरा बॉडी, तीसरा समापन। इंट्रो करने किस नाम से जानते हैं? मुखड़ा। इसी को क्या कहते हैं? आमुख। क्या होता है बेटा? समाचार लेखन की जो प्रारंभिक पंक्तियां होती हैं उन्हीं को इंट्रो या आमुख के नाम से जाना जाता है, इसी को मुखड़ा कहा जाता है। जो 4-5 पंक्तियां इनको, ठीक है बेटा। बॉडी क्या है? समाचार का जो मध्य भाग उसको बॉडी कहा जाता है। और अंत में क्या बेटा? समापन। जिन पंक्तियों के साथ हम किसी भी समाचार का समापन करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? समापन कहा जाता है। कोई दिक्कत है किसी बच्चे को यहाँ तक? अब देखिए, रेडियो समाचार के लिए कुछ बुनियादी बातें हैं, ठीक है बेटा। कोई भी समाचार लिखने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो क्या क्या बुनियादी बातें हैं? देखो बेटा, रेडियो समाचार के लिए साफ सुथरी एवं टाइप्ड कॉपी होनी चाहिए, ठीक है बेटा। टाइप्ड होनी चाहिए कॉपी। कहने का मतलब समझिएगा बेटा आप, यानी कोई भी जो समाचार वाचक होता है, समाचार पढ़ने वाला, आप सोचते सर बात तो रेडियो की कर रहे हो तो फिर लिखने की बात क्यों कर रहे हो? कोई भी जो समाचार वाचक होगा, जब वो समाचार लिखेगा सीधा थोड़ी बोलेगा, उसको खुद को भी लिखनी पड़ती हैं वो चीज़ें। तो जिस भी कागज़ पर वो लिख रहा है वो साफ सुथरा कागज़ होना चाहिए। उस पर क्या होना चाहिए बेटा? टाइप्ड होना चाहिए कॉपी भी। ऐसा नहीं कि रफ रजिस्टर है, रफ रजिस्टर की तरह बना रखा है, कुछ मैथ के क्वेश्चन कर रखे हैं, कुछ ज्योग्राफी के हैं, कुछ पॉलिटी के हैं, कुछ फिजिक्स के हैं, केमिस्ट्री के हैं। ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल साफ सुथरी कॉपी होनी चाहिए और ज़्यादा प्रयास हो कि टाइप्ड कॉपी हो, ताकि आराम से उसको आप बाँच सकें, पढ़ते समय वाचन कर सकें उनका। एक पंक्ति में 12-13 शब्दों से अधिक शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, यानी ज़्यादा प्रश्न बचाने का प्रयास भी नहीं करना चाहिए। नहीं तो फिर शब्द मिल करके 2-3 शब्द मिल करके एक ही शब्द बन जाता है, तो फिर दिक्कत हो जाती है। इसलिए शब्द खुले खुले होने चाहिए। एक पंक्ति में अधिकतम 12-13 शब्द, 10-11 तक भी चला लोगे तो भी चलेगा। ऐसा आपको परीक्षा में भी ध्यान रखना है। परीक्षा में इतने शब्द होने चाहिए एक पंक्ति में, ठीक है बेटा। और देखिए आगे चलते हैं, क्या कि रेडियो समाचार लिखते समय वर्तनी की शुद्धता का भी ध्यान रखना चाहिए। वर्तनी की शुद्धता का मतलब क्या बेटा? यानी जो आप लिख रहे हैं समाचार, उसके अंतर्गत शब्दों को शुद्ध लिखें आप। जैसे कुल है तो कुल ही लिखें, कूल नहीं, ठीक है बेटा। कुल यानी समस्त होता है, वंश होता है, और कूल का मतलब किनारा होता है। तो कुल लिखें, कुल को कुल ही लिखें, कूल नहीं लिखें, ठीक है। हाँ, इस चीज़ का ध्यान रखिए बेटा। और देखिए आगे, बड़ी संख्याओं एवं दिनांक को शब्दों में लिखा जाना चाहिए ताकि समाचार वाचक को परेशानी ना हो, ठीक है बेटा। जैसे मानिए सरकार ने कुछ राशि क्या की, मतलब किसी राज्य के लिए आवंटित की या किसी राज्य के सहयोग के लिए प्रदान की सरकार ने। जिस तरह से मान लो इतनी राशि प्रदान कर दी, अब ये राशि आपको गिनना पड़ेगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इस तरह से लगा करके, ठीक है। तो आप समाचार पढ़ रहे हैं, अगर आप ऐसा करेंगे तो समाचार में व्यवधान आएगा। इसलिए ऐसी बातों को क्या किया जाना चाहिए बेटा? सीधा कहाँ लिखा जाना चाहिए? शब्दों में लिखा जाना चाहिए कि आज राज्य सरकार ने इस क्षेत्र के लिए 20 लाख रुपए या 2 करोड़ रुपए प्रदान किए, ताकि कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। आगे देखिए, समाचार लेखन को प्रभावी बनाने के लिए बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए, यानी बहुत कठिन भाषा का प्रयोग नहीं करना। आपका मकसद उनको पढ़ाना नहीं है, आपका मकसद क्या है बेटा? उसको समाचार सुनाना है। जो समाचार सुनने वाले व्यक्ति होते हैं उनको समाचार सुनाना आपका मकसद होना चाहिए। उनको ज़्यादा ज्ञानी बनाना आपका प्रयास नहीं होना चाहिए, ठीक है बेटा। तो इसका मतलब क्या है कि उसमें सीधी सादी भाषा का, आम बोलचाल वाली भाषा का प्रयोग करना चाहिए और संक्षिप्त अक्षरों के प्रयोग से बचना चाहिए। संक्षिप्त का मतलब जानते हो क्या बेटा? जिस तरह से देखो, कई बार आप देखते हो जो विवाह के कार्ड होते हैं उस पर इस तरह से लिखा रहता है ची। अब कई तो आज तक इसका मतलब ही नहीं समझ पाए इस ची का मतलब क्या होता है, ठीक है बेटा। तो इसलिए जो संक्षिप्त अक्षर होते हैं इनके प्रयोग से बचना चाहिए। कई बार क्या होता है, संक्षिप्त अक्षर लिख दिए जाते हैं और जब समाचार आप पढ़ते हो उसी समय उनको भूल जाते हो, तो बड़ी दिक्कत होती है। इसलिए इन चीज़ों से बचना चाहिए। प्यारे बच्चों, क्या यहाँ तक ये बात आपको समझ आ रही है? देखिए सारा हम एक साथ पढ़ रहे हैं तो बेटा समय तो लगेगा थोड़ा सा। वैसे 28 मिनट का हो गया वीडियो, मैं प्रयास कर रहा हूँ फालतू की बातें बीच में नहीं करें, ठीक है बेटा। फिर भी अब देखो सारी चीज़ें 7 नंबर की एक साथ है, थोड़ा समय इसमें लग सकता है। और पढ़ते हैं थोड़ा सा, हम देखेंगे फिर ज़्यादा ही बड़ा हो जाएगा तो इसको 2 भागों में तोड़ देंगे। टेलीविज़न को तो और पढ़ते हैं एक बार, देखिए कितना समय लगता है। देखो बेटा, अगला आपका जो बिंदु है ये क्या है? टेलीविज़न है। क्या है बेटा? टेलीविज़न। तो देखिए टेलीविज़न क्या बेटा? ये भी जनसंचार का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है। कैसा माध्यम है? इलेक्ट्रॉनिक। रेडियो भी कैसा था? इलेक्ट्रॉनिक। लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक तो लेकिन श्रव्य दृश्य माध्यम है। कैसा माध्यम है बेटा? श्रव्य दृश्य, यानी इसमें जो समाचार होते हैं उनको सुना भी जाता है और देखा भी जाता है। आपने महसूस कर लिया ये चीज़, तो उसमें चित्र भी चलते रहते हैं और साथ साथ क्या होता है बेटा, उसके अंदर दृश्य भी, उसमें मतलब जो सुना, मतलब आवाज़ भी चलती रहती है। तो श्रव्य दृश्य माध्यम है। कोई दिक्कत है बेटा? ये भी रेडियो की तरह एक रेखीय माध्यम है, इसमें भी सूचनाएं उसी क्रम में चलते हैं। आप पीछे नहीं जा सकते, बीच में सूचनाएं नहीं देख सकते, अंत की सूचनाओं को पहले नहीं देख सकते, जैसे चलेंगी वैसे ही चलेंगी, ठीक है बेटा। टेलीविजन में शब्दों और ध्वनियों के साथ साथ दृश्य का महत्व अधिक होता है, ध्यान रखना बेटा। टेलीविजन के अंतर्गत अब आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि रेडियो समाचार व टेलीविजन समाचार में आप कौन से समाचार को महत्वपूर्ण मानेंगे? तो आप ही बताइए कौन सा महत्वपूर्ण रहेगा? टेलीविजन रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि उसमें तो केवल सुना जाता है, इसमें सुना तो जाता है, साथ ही साथ चित्र भी इसमें चलते रहते हैं, इसलिए ज़्यादा प्रभावशाली रहेगा।
ठीक है बेटा। देखिए आगे कि टेलीविजन में दृश्य शब्दों के अनुरूप उसके सहयोगी के रूप में चलते रहते हैं, यानी कोई भी खबर चलती रहती है, उस खबर के क्या चलते रहते हैं बेटा, चित्र भी चलते रहते हैं, साथ साथ दृश्य भी चलते रहते हैं, उसके सहयोगी के रूप में उसके दृश्य भी चलते रहते हैं। ठीक है, तो कोई भी जो खबर होती है उस खबर के दृश्य भी टेलीविजन के अंतर्गत खबरों के साथ साथ चलते रहते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे हम चर्चा करें टेलीविजन खबरों की विशेषताओं के बारे में। तो देखिए बेटा इसकी विशेषताएं क्या क्या है। पहली बात तो ये कि खबरों में देखने और सुनने दोनों की सुविधा होती है। ठीक है बेटा, तो अनपढ़ लोग भी बड़ी आसानी से इनकी खबरों को सुन सकते हैं, देख सकते हैं। पहली विशेषता तो इसकी होगी। ठीक है बेटा, हाँ और सुनिए क्या है बेटा, इसमें जीवंत घटनाओं का प्रसारण किया जाता है, यानी आपको ऐसा लगेगा जैसे घटनाएं तुरंत घटित हो रही हैं। ठीक है, तो जीवंत घटनाओं का प्रसारण होता है। टेलीविज़न खबरें हमें प्रभावशाली खबरों से परिचित करवाते हैं। आप यहाँ बैठे हैं और यहाँ बैठे बैठे ही आप अमेरिका की, दूसरे देशों की, चाइना की, रशिया की, कहीं की भी जो सूचनाएं हैं बड़ी आसानी से बैठे बैठे देख सकते हैं। ठीक है बेटा, तो प्रभावशाली खबरों से हमें परिचित करवाती हैं। टेलीविज़न खबरें अनपढ़ लोगों के लिए भी उपयोगी होती हैं। ये इसकी कुछ क्या होगी बेटा, विशेषताएं होगी। मैंने 4 विशेषताएं बताई हैं, आपको ध्यान रखना है। कम से कम 2 विशेषताएं तो आपको याद रहनी ही चाहिए। ठीक है बेटा, कम से कम कितनी, 2 विशेषताएं तो आपको याद रहनी ही चाहिए। आगे देखिए, अब इसकी भी कुछ सीमाएं हैं। क्या बेटा, सीमाएं तो इसकी भी हैं। ठीक है, क्या सीमाएं, देखो सबसे बड़ी कमी तो यह है कि दर्शकों को बांध करके रखता है। ये सबसे बड़ी कमी है बेटा, इसकी सीमा है। हालांकि किसी को समाचार देखने पड़ेंगे तो देखो बैठना तो पड़ेगा साथ में, लेकिन जैसे रेडियो है, आप खेत में काम कर रहे हैं, आप कहीं बाहर घूमने के लिए जा रहे हैं तो भी आप रेडियो में समाचार सुन सकते हैं। लेकिन टेलीविज़न अगर आप देखेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि आपने लाइट का प्लग उखाड़ लिया और साथ साथ चल दिए और ऊपर जो अपने डाटा केबल ले रखी उसको साथ ले लिया चल दिया, ऐसा तो हो नहीं सकता इसमें। तो इसको तो बेटा देखने के लिए आपको बैठना ही पड़ेगा। तो ये दर्शकों को बांध करके रखती है। अखबार आप दूसरी जगह जा रहे हो, चलते चलते पढ़ सकते हैं, ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं तो भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ये जो आपका टेलीविज़न है इसमें ऐसा नहीं हो सकता। और देखिए बेटा, टेलीविज़न में कई बार अनावश्यक व भ्रामक खबरें प्रसारित होती रहती हैं। आप देखते होंगे आज रात 8 बजे हम आपको दिखाने जा रहे हैं, तो ये क्या है, ये भ्रामक खबरें हैं। हालांकि आप देखते हो बड़े इत्मीनान से आप उसको देखना चाहेंगे कि पता नहीं क्या होने वाला है, और बाद में देखते हो तो उसमें कोई खबर ही नहीं होती है। तो ये भ्रामक खबरें हैं, इस प्रकार की खबरों का प्रसार इसमें नहीं होना चाहिए। दूसरी बात क्या बेटा, ये रेडियो और अखबार, इसमें अखबार की तुलना में क्या होता है बेटा, खर्चीला माध्यम होता है। हर आदमी, गरीब आदमी इसको खरीद नहीं पाता। दूसरी बात, बिजली से चलने वाला होता है। अगर लाइट नहीं है और आपको कोई मैच देखना है, कोई समाचार देखना है तो फिर आप देख नहीं सकते, ये भी इसकी समस्या है। ठीक है बेटा, ये भी इसकी सीमाएं हैं। और देखिए आगे बेटा, दूसरी बात ये बेटा कि इसके अंदर जो टेलीविज़न होता है इसकी खबरों को दर्शक देखते रहते हैं सीधे तौर पर, इसलिए इसके अंदर बहुत सोच समझ करके सही तरीके से बातें बोलनी पड़ती हैं। पूरी सावधानी की इसके अंतर्गत क्या होती है बेटा, अब देखो बेटा कि टेलीविज़न खबरें लिखते समय भाषा शैली के स्तर पर अत्यंत सावधानी की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सोच समझ करके इसमें बोलना पड़ता है। ठीक है बेटा, अब देखिए ये तो थी टेलीविज़न खबरें। अब टेलीविज़न खबरों के कुछ चरण हैं बेटा। ठीक है, देखिए हो सकता है आप इसको पहली बार सुन रहे हो, लेकिन फिर भी आप इसके बारे में बहुत अच्छे से जान जाएंगे सुनने के बाद में। सबसे पहले तो फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ होती है। क्या होती है फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़, देखिए कि सबसे पहले किसी बड़ी खबर को फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से आप तक पहुंचाया जाता है कि फलां जगह घटना घटित हुई, तो ब्रेकिंग न्यूज़ होगी। फिर उसके बारे में आपको बताया जाएगा। ठीक है बेटा, दर्शकों तक पहुंचाया जाता है, इसे कम शब्दों के माध्यम से इसमें सूचना प्रदान की जाती है। ठीक है बेटा, ये चीज़ें होगी। ठीक है, जिस तरह से ऐसे मान लो आपका परीक्षा का समय सारणी निर्धारित हुई बोर्ड के द्वारा, तो सीधी दिखाई गई कि बोर्ड ने कि आप कक्षा 10 और 12 के बच्चों के लिए, अब कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए समय सारणी या टाइम टेबल निर्धारित किया, इस तरह की चीज़ें। और देखिए आगे फिर क्या होता है बेटा, इसमें एक ड्राई एंकर होता है। क्या होता है बेटा, ड्राई एंकर। अब ड्राई एंकर का मतलब क्या होता है बेटा, यानी कोई भी खबर जो होती है वो आप तक चलती रहती है, तो उस खबर के लिए जो एंकर होता है, एंकर जानते हो क्या, जो खबर पढ़ रहा है उसको दर्शकों को सीधा सीधा बताता है कि कहाँ पर या कहाँ पर क्या घटना घटित हुई, इसके बारे में सीधा सीधा आपको जो सूचना देता है उसको क्या कहा जाता है बेटा, ड्राई एंकर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ड्राई एंकर, की कहाँ पर कब क्या और कैसे हुआ इसके बारे में सूचना देता है, वो ड्राई एंकर है। एक है फोन इन। क्या है, फोन इन, इसके बारे में समझना बेटा। आप देखते हो कई बार जब आप टेलीविज़न पर समाचार देखते रहते हैं तो कोई जो एंकर होता है वो किसी अपने संवाददाता से जो घटनास्थल पर मौजूद है उससे फ़ोन पर बात करता है, और आप देखते होंगे उस पर फ़ोन की एक धुन सी लगी रहती है, उसके ऊपर चित्र सा बना रहता है और आप उसको देख रहे होते हैं। वो आपको पूछेगा कि हाँ फलां जगह है, आप बताइए वहाँ की कैसी स्थिति है, अब वहाँ पर क्या हो रहा है। तो फ़ोन पर बात करके आपको जो बता रहा है उसको कहा जाता है फ़ोन इन। देखिए, एंकर रिपोर्टर से फ़ोन पर बात करके सूचनाएं दर्शकों तक पहुँचाता है।
इसमें रिपोर्टर घटना वाली जगह पर मौजूद होता है, जहां पर जो घटना घटित हो रही है। अब देखो एंकर जो होता है समाचार पढ़ने वाला, वो तो सब जगह पहुंच नहीं सकता, तो वो कहां से किसके माध्यम से जुड़ेगा, वहां पर जो आपके फोन इन के अंतर्गत जो व्यक्ति होता है, जो संवाददाता होता है, जो घटना स्थल पर होता है, वो रिपोर्टर जिसको हम कह सकते हैं, वो घटना स्थल पर है। तो वहां से वो खबरें पढ़ करके, वहां की जो घटनाएं देख करके और आपको बताएगा। किसको बताएगा, आपको तो क्या बताएगा, जो एंकर होता है उसको बताएगा। और एंकर जो आपको बता रहा है, आप उसको सुन रहे हो। एंकर हालांकि आपको बताने का प्रयास करता है, लेकिन उसके माध्यम से आप फोन से सुन रहे हैं, उसको ही कहा जाता है फोन इन। देखिए कि किस जगह क्या हुआ, ये सारी जानकारी एंकर को दर्शकों तक पहुंचाता है। किसके माध्यम से बेटा, जो रिपोर्टर है कहाँ खड़ा हुआ है, घटना स्थल पर। अब देखिए आगे बेटा, इसके बाद में एंकर विजुअल, विजुअल का मतलब दृश्य होता है। क्या होता है बेटा, विजुअल का मतलब दृश्य होता है कि जब घटना के दृश्य मिल जाते हैं तो उनके आधार पर खबर लिखी जाती है, जिसे एंकर पढ़ता है। यानी किसी भी जगह के जब चित्र मिल जाए, दृश्य मिल जाए, तो उसको एंकर विजुअल कहा जाता है। एंकर बाइट क्या है, बाइट से तात्पर्य है कथन। ठीक है, कोई भी जो समाचार होता है उसमें कोई ना कोई कथन होता है। ठीक है बेटा, कि बाइट काफ़ी महत्व होता है बाइट का। इन खबरों में किसी भी खबर को पुष्ट करने के लिए उसे संबंधित बाइट दिखलाई जाती है। यानी कोई भी खबर है वो कही गई, और उस खबर को मुहर लगाने के लिए, उसको पुष्ट करने के लिए जो सूचना दिखाई जाती है, उसको क्या कहा जाता है बेटा, एंकर बाइट कहा जाता है। ठीक है, आगे चलिए देखिए। अब बेटा लाइव, लाइव तो आप जानते होंगे अच्छे से। कोई भी जो खबर है उसका घटना स्थल से जो सीधा प्रसारण होता है, उसे क्या कहा जाता है, लाइव कहा जाता है। कोई खबर है उसका घटना स्थल से सीधा प्रसारण होता है, उसे क्या कहा जाता है, लाइव कहा जाता है। ठीक है बेटा, एक है एंकर पैकेज। ठीक है बेटा, तो देखिए किसी भी खबर को पूर्णता के साथ पेश करने का एक जरिया ही एंकर पैकेज है। इससे संबंधित घटना के दृश्य, इससे जुड़े लोगों को बाइट आदि होते हैं। ठीक है बेटा, कोई बाइट है, कोई दृश्य है, ये एंकर पैकेज के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बेटा टेलीविजन जो खबरों के चरण है, आप इसको एक बार और देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। हालांकि ऐसे प्रश्न आने की संभावनाएं तो कम होती हैं, लेकिन फिर भी कोई गारंटी नहीं होती है। प्रश्न बनाने वाला कहीं से भी प्रश्न बना सकता है। ठीक है बेटा, अब देखिए आगे आ रहा है रेडियो और जो टेलीविज़न होता है, इसकी भाषा शैली कैसी होनी चाहिए। रेडियो और टेलीविज़न समाचार की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए। तो देखिए बेटा, रेडियो और टेलीविज़न दोनों ही जनसंचार के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है। कैसे माध्यम है बेटा, ये जनसंचार के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है। इसके बारे में तो अपन चर्चा कर ही चुके हैं कि रेडियो भी और दूरदर्शन भी दोनों ही कैसे माध्यम है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है। ठीक है बेटा, इन माध्यमों से भारत के निम्न स्तर के लोगों से लेकर के उच्च स्तर के लोग जुड़े हुए होते हैं। इसलिए इनकी भाषा शैली के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जाना जरूरी है। ठीक है बेटा, यानी जो रेडियो होगा, जो टेलीविज़न होगा, उनकी भाषा शैली से प्रत्येक जो तबके के जो वर्ग हैं वो जुड़े रहते हैं। ठीक है, निम्न वर्ग के लोग हैं, कोई गरीब आदमी है, उसके घर में भी टेलीविज़न हो सकता है। हालांकि बड़ी समस्या होती है, लेकिन फिर भी रेडियो टेलीविज़न तो लगभग उपलब्ध करा लेते हैं लोग। ठीक है बेटा, उच्च वर्ग के जो लोग हैं वो भी खबरें देखते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा कठिन शब्दों का इनका प्रयोग, देखो अब आगे हम जानेंगे कि इसके लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना जरूरी है। कौन कौन सी वो बातें, देखो सबसे पहले भाषा के स्तर व गरिमा को बनाए रखने के लिए सरल भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है बेटा, बहुत क्लिष्ट या बहुत कठिन शब्दों का प्रयोग, कठिन भाषा का प्रयोग इसमें नहीं होना चाहिए। दूसरा, भाषा ऐसी होनी चाहिए जिसे निरक्षर यानी अनपढ़ वर्ग के लोग भी बड़ी आसानी से समझ सकें। ठीक है, अनपढ़ वर्ग के लोग भी बड़ी आसानी से इसको समझ सकें। वाक्य छोटे होने चाहिए, सरल होने चाहिए तथा कर्णप्रिय होने चाहिए। कर्णप्रिय का मतलब बेटा कानों को प्रिय लगने वाले होने चाहिए। ठीक है, और सुनिए, जटिल शब्दों एवं मुहावरों के अनावश्यक प्रयोग से बचना चाहिए। ठीक है बेटा, जटिल शब्दों का यानी कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, अनावश्यक मुहावरों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि खबरों को देखने वाले, सुनने वाले सब लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं। इसलिए सभी लोगों की जो बातें हैं, सभी लोगों की शिक्षा को ध्यान में रख करके इसके अंदर खबरें प्रकाशित होनी चाहिए, खबरें इसके अंदर आनी चाहिए, रेडियो हो चाहे दूरदर्शन हो। ठीक है बेटा, तो देखिए हालांकि लगभग 38 मिनट का वीडियो हो चुका है, ज़्यादा लंबा तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी अपने सारी चीज़ों को एक साथ